हेलो दोस्तों, वेलकम टू परियोशी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास। यहाँ पे हम लोग आज पूरे नोट्स को देखने वाले हैं। यह आपका 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नोट्स आपका काफ़ी लंबा बन चुका है और उसमें आपको हर एक एक मेन पॉइंट देखने को मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोट्स, कोई भी क्लास, आपका कोई भी टेस्ट मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको प्रश्न मिल जाएगा, शांति के लिए शिक्षा का वर्तमान आवश्यकता। ठीक है, शांति के लिए शिक्षा का वर्तमान आवश्यकता क्या है। आपसे प्रश्न ऐसे भी मिल जाएंगे कि वर्तमान में शांति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपके कई प्रकार के शांति से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। जितना भी घुमा के आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको हर प्रश्न में इन 5 से 6 पॉइंट को लिखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका है सामाजिक गुणों के विकास के लिए, नैतिक व्यवहार के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के विकास के लिए, सामाजिक एकता के विकास के लिए, वैश्विक विकास के लिए। उसके बाद 6वां आपका है वैश्विक समाज की स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए और जीवन कौशलों के विकास के लिए। यहाँ पे मैं आपको 7 से 8 पॉइंट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अपने टाइमिंग के अनुसार हर प्रश्नों को लिख के आना है। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, यानी शांति शिक्षा में भारतीयों के जीवन का मूल्य क्या है। ठीक है, उससे लाभ, उससे हानि, अलग अलग आपसे पूछ लेगा। आपको लिखना होगा मानवता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा और पशु प्रेम की शिक्षा। 5वां यहाँ पे आपका होगा त्याग की भावना का शिक्षा। ये सब आपके भारतीय जीवन के मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा शांति कौशल के आधार। अब शांति कौशल के कौन कौन से आधार हैं, शांति कौशल के आधार के बारे में बताइए। शांति कौशल के कुल कितने आधार हैं, शांति कौशल के आधार के बारे में आप क्या समझते हैं, ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आपको लिखना होगा सामाजिक मूल्य, शिक्षा मूल्य, उपयोगिता मूल्य, नैतिकता मूल्य और कुशलता मूल्य। इन चीज़ों को आपको ऐड करना होगा और आपको नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ जाना होगा। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि व्यक्तित्व की कितने भाग होते हैं, व्यक्तित्व की कितने भाग होते हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। आपको लिखना होगा कि व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, आपके 3 भाग होते हैं। पहला आपका है इदम, अहम और परम अहम। ये तीनों आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप ज़रूर इनको लिख कर जाइएगा और याद करके अपने दिमाग में ठूंस के भर के तब जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही आसान तरीक़ों से बन जाते हैं। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं। युंग ने कितने व्यक्तित्व के आधार दिए गए हैं, युंग ने व्यक्तित्व के कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। आपको लिखना होगा कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 भाग हैं। कितने आपके हैं, 2 भाग हैं। पहला आपका है व्यक्तिगत और दूसरा आपका है सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत अज्ञात मन और सामूहिक अज्ञात मन, ये आपके दोनों हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विलियम जेम्स ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। विलियम जेम्स ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के हैं, इस टाइप से प्रश्न आपके बनेंगे। आपको लिखना होगा कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले 2 प्रकार के हैं। ये आपके दोनों के नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे, युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, युंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा है, युंग के व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरह प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको लिखना होगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुमुखी
व्यक्तित्व। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे व्यक्तित्व, किसके अनुसार? यूंग के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आदत की परिभाषा यहाँ पे आपसे पूछी गई है। इसमें आपको लिखना होगा कि देखिए पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आदत की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, आदत से आप क्या समझते हैं, आदत के बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे। आपको लिखना होगा कि आदत एक सीखा हुआ व्यवहार है जो स्वयं से होता है। ओके दोस्तों, आदत हर व्यक्ति, ठीक है, स्वयं से सीखता है। अब वह तो चाहे ठीक है दौड़ने का हो या फिर गुटखा, ठीक है दोस्तों, या फिर दारू पीने का आदत हो, डांस करने का हो, पढ़ने का हो, ठीक है, लिखने का हो, तो कुछ भी, ये आपकी जो आदत है वह आपका स्वयं से ही आता है। अब पूछ लेगा आपसे कि आदत के प्रकार से आप क्या समझते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में लिखिए, इनके बारे में ठीक है लिखिए। तो आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। आपको लिखना होगा कि आंतरिक, ठीक है, शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें, भाषा संबंधित, विचार संबंधित, भावना संबंधित और नैतिक संबंधित। इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हम यहाँ पर थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सहमति जन्यता। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, इससे आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। तो शंका का अभाव, सहयोग की भावना, ठीक है दोस्तों, सहयोग की भावना और सामाजिक सद्भावना, उदारता की भावना, ईमानदारी का भावना, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर हम और आगे बढ़ें तो और आगे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका। अब बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका पूछा गया है, यानी जो विद्यालय में बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चों के साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनकी कौन सी भूमिका बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करेगी कि बच्चों का विकास होगा। ठीक है, बच्चों के जो दोस्त हैं वह किस प्रकार अपना प्रभाव डालेंगे अन्य बच्चों पर ताकि उनका विकास हो सके। ठीक है, तो उन बच्चों के साथियों की भूमिका के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, विकास के भूमिका के बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे आपका कि सामाजिक गुणों के विकास की भूमिका, सामाजिक संबंधों के विकास की भूमिका, शारीरिक विकास की भूमिका, मानसिक विकास की भूमिका, तकनीकी विकास की भूमिका, ठीक है, धार्मिक विकास की भूमिका। ये चीज़ें आपको यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट में लिखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हर एक प्रश्न ढूंढना, ठीक है, कौन सा प्रश्न आपका कितनी बार आया है, जो प्रश्न आपके सबसे अधिक बार आते हैं उसको हम यहाँ पर अधिक बार आपको समझाते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करते हैं फिर आप तक पहुँचाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें आपके अच्छे खासे टाइम लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आपका दिन रात का स्ट्रगल होता है। तो बस मैं केवल आपसे यहाँ पर एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब का आशा करता हूँ। और जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि साथी संबंधों की निर्धारक विशेषताएं। ओके दोस्तों, साथी संबंधों की निर्धारक विशेषताओं के बारे में भी कहा गया है। तो रुचि आधारित विशेषताएं, आर्थिक स्तर संबंधित विशेषताएं, सामाजिक स्तर संबंधित विशेषताएं, धार्मिक स्तर संबंधित विशेषताएं, मानसिक और विकास। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 6 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को आपको याद करना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका कि साथी संबंधों में निहित विशेषताएं पूछा गया है कि साथी संबंधों में निहित विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसमें आपका हो जाएगा विश्वास, सहभागिता, प्रभावशीलता, प्रतियोगिता, सामूहिक कार्य, विचार का आदान प्रदान, वाद विवाद। अब यहाँ आप जरा एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट आप इसको जरा यहाँ देखिए ध्यान से। साथी संबंधों की निहित विशेषताओं के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया। ठीक है दोस्तों, साथी संबंधों की निहित विशेषताओं के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ देखिए,
अगर जब बच्चे अपने साथियों के साथ ग्रुप में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास भी होगा। ओके दोस्तों, सहभागिता यानी हम उनसे बढ़ के काम करेंगे, हम उनसे अच्छा काम करेंगे। दोस्तों प्रभावशीलता, ठीक है, एक दूसरे से अच्छा काम करने के चक्कर में बच्चों का अच्छा विकास होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कंपटीशन, कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतियोगिता का भावना होगा। और सामूहिक कार्य, समूह में कार्य करने का बच्चों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद विचारों का आदान और प्रदान, अपने भावनाओं का बच्चे अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे और दूसरों की भावनाओं को जानेंगे। जस्ट यहाँ पे आपका ठीक है वाद विवाद, दोस्तों देखिए और भी थे लेकिन आपके 6 से 7 पॉइंट बस बहुत हैं। इतना आप लिख दोगे, आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सामाजिक बोध। सामाजिक बोध से आप क्या समझते हैं? सामाजिक बोध बच्चों पे क्या प्रभाव डालेंगे? सामाजिक बोध से विकास कैसे होगा? इस प्रकार प्रश्न आपके बनेंगे। आपको लिखना होगा कि मस्तिष्क से संबंध है, सूचनाओं के भंडार से संबंध है, मानसिक विकास से, तर्क एवं चिंतन से, सामाजिक योग्यताओं से। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपका सामाजिक बोध से प्रश्न कैसा भी बनेगा, आपको इन चीज़ों को ऐड करना ही पड़ेगा। चलिए, तकनीकी एवं साथी संबंध, तकनीक की बात की जा रही है और साथियों के बारे में बात की जा रही है। तो तकनीक से आपके जहाँ भी प्रश्न बनेंगे आप इन चीज़ों को जरूर लिख कर आओगे। साथी संबंधों का विस्तार, सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार, सामाजिक संबंधों का विस्तार, शैक्षिक संबंधों का विस्तार, खेल संबंधों का विस्तार, वैचारिक का विस्तार। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 6 पॉइंट देखने को मिल गए हैं। आप इन चीज़ों को भी नोट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय संबंधित उपागम, विद्यालय संबंधित उपागम, सामूहिक गतिविधियों की व्यवस्था, समानता का व्यवहार और साप्ताहिक बाल सभा, शैक्षिक मेलों का आयोजन। ये यहाँ पे आपको 4 मिल जाएंगे। दोस्तों 2 आपको यहाँ पर और मिल जाएंगे, इन 2 को भी आपको लिखना होगा। राष्ट्रीय पर्व पर विशेष कार्यक्रम और आत्मानुशासन। ठीक है, ये आपके 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चरित्र। विद्वानों का मत है कि चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य जानवर बन जाता है। दोस्तों ठीक है, चलिए अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि अच्छे चरित्र की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छे चरित्र की विशेषताएं से आप क्या समझते हैं? अच्छे चरित्र से क्या हो सकता है? ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बन जाएंगे। आपको लिखना होगा कि आत्म अनुशासन, विश्वसनीयता, विवेकशील और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 4 पॉइंट हैं। और चीज़ें भी आप अपने मन से नोट कर सकते हो। ठीक है, लिख भी सकते हो। शैशवावस्था में चैत्रिक विकास की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ शैशवावस्था की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका होगा शारीरिक अंगों का प्रयोग। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उठने के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए चिल्लाते हैं तभी उन्हें दूध पीने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना अपने शारीरिक अंगों का हाथ पैर मारने का प्रयोग करते हैं। सामान्य नियमों का ज्ञान, ठीक है दोस्तों, उन्हें कोई भी नियम का ज्ञान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ना उनके पास सामान्य नियम का ज्ञान होता है कि हाँ भूख लगेगा तो हमको चिल्लाना है, अगर हमको बाथरूम करना है तो हमको पैंट में ही करना है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे ऐसे करते हैं, वो बिस्तर पे हो या फिर आपके गोद में हो वो बाथरूम कर देंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि आज्ञा पालन का अभाव, उनके ऊपर देखिए दोस्तों बाल्यावस्था में बच्चे किसी के भी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर आज्ञा पालन का बहुत बड़ा अभाव होता है, यानी उनके अंदर होता ही नहीं है, वो किसी की बात सुनती नहीं है, वो अपने मन से जो उनका मन कहता है वही करते हैं। चौथा आपका है नैतिकता का उदय, उसके बाद अहम के भाव की प्रबलता। बच्चों में दोस्तों अहम की भावना होती है। ठीक है, बच्चों को जो चाहिए शैशवावस्था में उन्हें वो चाहिए, उसके चिल्लाएंगे। ठीक है, दूध नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी करेंगे क्योंकि उनके अंदर अहम का अभाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बाल्य अवस्था में चित्रिक विकास है।
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा हम की भावना का विकास, न्याय एवं ईमानदारी। बाल विकास में आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन आप यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव, उसके बाद असामाजिक कार्यों का उपेक्षा और नैतिक एवं सामाजिक धार्मिक भाव का उदय। यहाँ आपको 5 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं किशोरावस्था में चैत्रिक विकास, ठीक है। आदर्श व्यक्तित्व का गठन, समायोजन का अभाव, ठीक है। चैत्रिक गुणों का विकास, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक शक्तियों का विकास, तर्क शक्तियों का विकास, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, नैतिकता के विकास का उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यवहार, व्याकरण का प्रबल, दोस्तों ठीक है, ठीक है, व्यवहारवाद, ठीक है दोस्तों। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, पूछेगा आपसे कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपके हो जाएंगे वाटसन महोदय। कौन होंगे, वाटसन जी आपके व्यवहारवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे, वाटसन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि व्यवहारवाद की विचार, व्यवहारवाद की विचार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपका होगा उद्दीपक और अनुक्रिया, अनुभूति और संवेग, सीखने का सिद्धांत, चिंतन का सिद्धांत, वातावरण की, ठीक है, महत्ता। ये आपके यहाँ पर 5 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रश्न हिंसा से। दोस्तों हिंसा से आप क्या समझते हैं। देखिए हिंसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, मार धाड़, ठीक है, दंगा फसाद, ये सब आपके हिंसा के अंतर्गत आएंगे। तो हिंसा क्या है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि हिंसा क्या है। दोस्तों अब आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, और आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। हिंसा से प्रश्न आपका 2 नंबर से बनता है, ओके दोस्तों, 2 और 3 नंबर से आपका बन जाएगा। इसमें आपको एक प्रश्न लॉन्ग में और एक आपका बहुविकल्प में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों केवल हिंसा, ठीक है, केवल हिंसा से आपका 3 नंबर निकलता है, ठीक है, 3 नंबर आपका हिंसा से ही निकलता है। अब ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, अभी आप आगे खुद ब खुद जान जाओगे। हिंसा क्या है, सामान्य रूप से हिंसा का प्रभाव मानव जीवन में व्यापक रूप से देखा जाता है। दोस्तों हिंसा से, ठीक है, हमेशा हानि ही हानि होती है, लाभ कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूछेगा आपसे कि हिंसा के कितने प्रकार होते हैं, आपको लिखना होगा मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत, लोकप्रिय, ठीक है दोस्तों, संस्कृति में अश्लीलता, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिंसा के आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों मेरे, 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिंसा के मोर्चा के प्रकार, हिंसा के मोर्चा के प्रकार के बारे में यहाँ पे आपसे कहा गया है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन और गरीबी। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके विज्ञापन, ठीक है, भेदभाव यानी जाति, ऊंच नीच की भावना, लिंग, ठीक है, ये सब आपके हिंसा के रूप रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो अगर कोई भी ऑफर आया, तो अगर केवल दोस्तों उच्च वर्ग को मिलेगा, अगर निम्न वर्ग को नहीं मिलेगा, अगर निम्न वर्ग को मिलेगा उच्च को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंसा का जन्म हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दोस्तों इसका विज्ञापन और, ठीक है, गरीबी। अब देखिए हिंसा का खतरा, अगर दोस्तों हिंसा करना है आपको, तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू आप हिंसा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा कि भी हाल ही में दोस्तों, ठीक है, अभी कुछ महीने हुए हैं, और अभी रेलवे का फॉर्म आया था दोस्तों, ठीक है, उसका रिजल्ट भी आया था। एग्जाम होने के बाद हिंसा बहुत जोरदार हुआ था, और जो दोस्तों ठीक है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रमोट के लिए कई बार हिंसा भी किया, यानी आप लोगों ने भी धरना दिया था।
ओके दोस्तों, आप लोगों के रिजल्ट भी टाइम पे नहीं आते हैं, इसके लिए आप लोग भी कहीं ना कहीं हिंसा करते हो, तो ये सब आपके हिंसा में आएंगे। ठीक है, मीडिया और हिंसा और विवाद, ठीक है दोस्तों, ये सब आपकी हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिंसा क्या करती है। दोस्तों हिंसा क्या करती है, आप इसके बारे में एक नहीं उसके आप इसके बारे में 1000 चीज़ों को ऐड कर सकते हो। हिंसा, दोस्तों हिंसा क्या करती है, हिंसा आपका विनाश करता है, जीवन का विनाश करता है। ओके दोस्तों, धन की हानि होती है, मानसिक अशांति, भेदभाव, युद्ध, ये सब कौन करता है उसमें, कि ये सब आपकी हिंसा ही करते हैं, हिंसा ही करवाते हैं, ये सब आपके हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं विवादों के कारण। आखिर विवाद क्यों होते हैं किसी भी चीज़ों पर। विचारों में विभिन्नता, अगर दोस्तों आपका मन है कि मान लो एग्ज़ाम इसी महीने हो जाए, रिजल्ट इसी महीने आ जाए, और जो हमारे पीएनपी के सचिव जी हैं उनका मान लो मन हो कि हम एग्ज़ाम 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, तो विचारों का आदान प्रदान ना होना, ठीक है दोस्तों, विचारों का मेल ना खाना, ये कहीं ना कहीं आपके विवाद के कारण बन जाती हैं। ठीक है, जातिवाद है, उसके बाद आपका धार्मिक विभिन्नता, भाषा में विभिन्नता और अंधविश्वास। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है अंधविश्वास की। ठीक है दोस्तों, अंधविश्वास ज़्यादातर घरों में देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं घर से समाज की तरफ आगे आ जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब आपके विवाद हिंसा से संबंधित प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बन जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से ऐड भी हो सकते हो और आप कुछ भी हमसे पर्सनल पूछ सकते हो, कुछ भी आप लोग जान सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।